हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 10th दैट इज रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है, अपनी चाइल्डहुड में आता है और फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस दौरान जितने भी बॉडी में चेंजेस आते हैं जो अडल्ट बनने के लिए ज़रूरी हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, वो उस अडोलेसेंट पीरियड में आते हैं। तो कौन कौन से वो चेंजेस हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अडोलेसेंस और प्यूबर्टी होता क्या है। एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज और टाइम पीरियड इन देयर लाइव्स आफ्टर ग्रोइंग अप इनटू एन अडल्ट। तो जितनी भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो सब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जनरेशन चलती रहे। और रिप्रोडक्शन ज़रूरी भी इसलिए होता है फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचना पड़ता है। पैदा होने के साथ ही एनिमल्स रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होते हैं, उन्हें मैच्योर होना पड़ता है, अडल्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। दिस इज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हार्मोन्स इन देयर बॉडीज दैट मेक देम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन इनके अंदर हमको देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलता है। तो जो हार्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सो व्हाट इज अडोलेसेंस। अडोलेसेंस क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड है लाइफ का जिसमें जो बॉडी है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करती है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सम चेंजेस। बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो कैपेबल हो जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो वो टाइम पीरियड जिस दौरान ये चेंजेस आते हैं उस टाइम पीरियड को हम अडोलेसेंस कहते हैं। दिस टाइम पीरियड में वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर ये टाइम पीरियड अलग अलग समय में चल सकता है। आगे देखेंगे कि कैसे ये मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग टाइम पीरियड में चलता है। द अडोलेसेंस पीरियड इंक्लूड्स द टीनेज एंड देयरफॉर अडोलेसेंट्स आर ऑफन कॉल्ड टीनेजर्स एज वेल। तो आप देखेंगे कि जो अडोलेसेंट पीरियड है ये टीन एज में चलता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन सब के पीछे क्या वर्ड आ रहा है, टीन वर्ड आ रहा है। तो इसी वजह से इन अडोलेसेंट्स को क्या कहा जाता है, टीनेजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे वही बच्चे हैं जिनकी एज 13 से 19 के बीच में पाई जाती है। तो हमने बात की थी कि जो अडोलेसेंट पीरियड है वो सभी में अलग अलग हो सकता है। बॉयज़ के अंदर अडोलेसेंट पीरियड 11 ईयर की एज से स्टार्ट होता है और 19 ईयर तक ये रहता है, जबकि गर्ल्स में जो अडोलेसेंट पीरियड है ये बॉयज़ के कंपैरिजन में 1 साल पहले शुरू हो जाता है और 1 साल पहले ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से इंडिविजुअल में जैसे बॉयज़ हैं तो अलग अलग बॉयज़ के अंदर आपको ये पीरियड अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होता हुआ खत्म होता हुआ दिखेगा। ऐसे ही गर्ल्स के अंदर भी ज़रूरी नहीं कि सबका एक साथ हो जाए, जिस दिन बर्थडे है उसी दिन अडोलेसेंट पीरियड स्टार्ट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन में पैदा होता है, बेबी कहते हैं, फिर वो चाइल्ड बन जाता है, फिर वो अडोलेसेंट होता है जब वो 19 ईयर एज तक होता है, फिर अडल्ट होता है और अल्टीमेटली वो ओल्ड हो जाता है और उसके जो लाइफ स्पैन है वो खत्म हो जाता है। सो व्हाट इज प्यूबर्टी। Puberty is the time period in life when animals and human beings become capable of reproduction. Puberty वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के दौरान जो एनिमल है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। The changes that occur in the body during the adolescent age are an indication that an individual is reaching puberty. तो adolescent age के अंदर जो हमने पढ़ा 11 to 19 ईयर्स, इस एज के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमें इंडिकेट करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो प्यूबर्टी पे पहुंचने वाला है, मींस वो कैपेबल हो रहा है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके और वो कंप्लीटली कैपेबल हो जाएगा आने वाले टाइम में रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो व्हाट चेंजेस डू वी ऑब्जर्व इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस हमें प्यूबर्टी के टाइम पे देखने को मिलते हैं। चेंज क्या है जी, जो हाइट है वो अचानक से इंक्रीज करती है। द हाइट इंक्रीजेस सडनली। जो लेग्स की बोन्स हैं, आर्म्स की बोन है, वो एक साथ ग्रो करने लग जाती हैं, ग्रो लॉन्गर एंड हेंस द पर्सन बिकेम टॉलर इन द प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी के दौरान वो जो इंडिविजुअल है वो काफी ज्यादा हाइट गेन करता है।
दिस इंक्रीज इन हाइट अकर्स अंटिल द एज ऑफ 18 इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो 18 से 19 साल की उम्र तक ये हाइट आपकी बढ़ती रहती है, उसके बाद आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। हाउएवर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज इनिशियली। तो स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि जो गर्ल्स है उनमें जो एडोलेसेंट एज है वो 10 ईयर से स्टार्ट होती है, बॉयज में 11 ईयर से स्टार्ट होती है। इसीलिए इनिशियल स्टेजेस में, स्टार्टिंग में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के मुकाबले ज्यादा तेजी से अपनी हाइट को अटेन करती हैं। चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप में चेंज आता है। जैसे गर्ल्स और बॉयज एंटर करते हैं एडोलेसेंट पीरियड के अंदर तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंज आने लग जाते हैं। जो बॉयज है वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने जो चेस्ट है, चेस्ट की जो विड्थ है वो बढ़ने लग जाती है, जो शोल्डर है वो भी क्या होने लग जाते हैं, वाइडर होने लग जाते हैं। गर्ल्स के अंदर जो वेस्ट से नीचे वाला एरिया होता है, वेस्ट एरिया कहाँ पे होता है, जो बेल्ट रीजन होता है ना, जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट से नीचे का जो रीजन होता है उसको वेस्ट एरिया बोलते हैं, वो वाइडर होने लग जाता है। However, the changes in boys and girls are different because the muscle growth in boys is higher than that in girls. लेकिन बॉयज और गर्ल्स के अंदर काफी ज्यादा अलग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जो बॉयज है वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं, ज्यादा बॉडी वगैरह होती है, क्योंकि बॉयज के अंदर जो मसल ग्रोथ है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। चेंज इन वॉइस, नेक्स्ट जो चेंज हम देख रहे हैं वो हमारी वॉइस में बदलाव आता है। A change in voice is accomplished as the body hits puberty, especially in boys. तो बॉयज के अंदर जो वॉइस चेंज है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हमें पता है कि हमारे जो विंड पाइप है उसके अंदर एक पार्ट है जिसको लैरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग्स ही क्या होता है, आपका वॉइस बॉक्स जो साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो जो वॉइस बॉक्स है वो बॉयज में कुछ ज्यादा डेवलप हो जाता है और ये बाहर से भी इजीली विजिबल होता है। आप देखेंगे अपनी नेक के ऊपर तो आउटसाइड एक ग्रोथ निकल के आएगी, उस आउट ग्रोथ को जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये बॉयज में विजिबल होता है, गर्ल्स में विजिबल नहीं होता, क्योंकि बॉयज के अंदर जो लैरिंग्स है उसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। बॉयज ऑल्सो एक्सपीरियंस ए हॉर्स वॉइस फॉर सम टाइम ड्यू टू द चेंजेस इन द लैरिंग्स। जब लैरिंग्स में चेंज होते हैं तो जो बॉयज की आवाज है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जबकि जो गर्ल्स के अंदर लैरिंग्स है वो इतना विजिबल नहीं होता क्योंकि उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो उनकी वॉइस के अंदर आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। अगला जो चेंज है वो इंक्रीज्ड स्वेट एंड ऑयल प्रोडक्शन इन द स्किन। जो आपकी स्किन है उसके अंदर क्या हो जाता है जी, जो ऑयल और स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड हैं, सिबिस्कस ग्लैंड कहा जाता है ऑयल ग्लैंड को, और स्वेट ग्लैंड है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। There are sweat glands and oil glands called sebaceous glands present in our bodies which start secreting more oil and sweat during the puberty age. तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो ज़्यादा सिक्रीशन करते हैं, ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा फेस के ऊपर ऑयल आपको देखने को मिलेगा। मैनी टाइम गर्ल्स एंड बॉयज गेट एक्ने, पिंपल कहते हैं ना भाई, पिंपल एक्ने, फुंसियाँ सी हो जाती हैं फेस के ऊपर, छोटे छोटे निशान हो जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स। तो अगर ज़्यादा ऑयल और स्वेट सिक्रीट हो रहा है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फेस के ऊपर आपको एक्ने देखने को मिलेंगे, पिंपल्स देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसी दौरान एडोलेसेंट पीरियड के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट होती है। बाय द टाइम गर्ल्स एंड बॉयज हिट प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड कंप्लीटली। जैसे ही वो प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं बॉयज और गर्ल्स, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। मेल्स के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जबकि जो फीमेल्स हैं, द साइज ऑफ द ओवरी इंक्रीजेज एंड इट स्टार्ट्स रिलीजिंग द एग। जो ओवरी है वो अपना कंप्लीट साइज अटेन कर लेती है और एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। जब एडोलेसेंट एज में होते हैं, जो ब्रेन है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है चीज़ों को लर्न करने की। द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट्स चेंजिंग। सब अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, ऐसा कुछ। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट गर्ल्स एंड बॉयज स्टार्ट फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस। They may also feel a little uncomfortable and insecure due to the sudden changes in the body. However, these changes are completely normal. तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई मेरी बॉडी में ये सारे चेंजेस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जो आपके प्यूबिक एरियाज हैं,
आर्म पिट है, यहाँ पे भी हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जो आपके बॉयज़ हैं उनके फेस के ऊपर फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, इसके अंदर कुछ भी अनकॉमन नहीं है, तो अनकंफर्टेबल फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हमने बॉयज़ के अंदर एडम एप्पल की बात की, दिस इज़ योर लैरिंग्स, और ये बाहर से जो विजिबल होता है इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। So what happens due to a sudden increase in height of adolescent? क्या होगा भाई? It may not happen that all the parts of the body would grow at the same rate in this age. आपने नोटिस किया होगा कि हाथ पैर ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जो बॉडी है आपका, बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो आपको थोड़ा सा अनइवन सा लगता है कि मेरी बॉडी तो छोटी है, हाथ पैर ज्यादा बड़े हैं। तो सभी पार्ट्स की एक जैसी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वो सारी चीजें अपने आप प्रोपोर्शन में होती जाएंगी। हेंस समटाइम्स द लेग्स एंड आर्म्स ऑफ टीनेजर अपीयर ओवरसाइज्ड। जो पैर हैं और हाथ हैं वो ओवरसाइज लगते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर बॉडी। उनकी जो बॉडी है, उनका जो धड़ है, उसके कंपैरिजन में जो लेग्स और आर्म्स है उनका साइज काफी ज्यादा ओवरसाइज्ड अपीयर होता है। बट विद टाइम एवरीथिंग कम्स इन प्रोपोर्शन। समय के साथ सारी चीजें प्रोपोर्शन में आ जाती हैं और बॉडी नॉर्मल दिखने लग जाती है। वाई हाइट ऑफ फैमिली मेंबर्स इज जनरली सिमिलर। आपने देखा होगा कि फैमिली में अगर सभी लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। द हाइट ऑफ ए पर्सन इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट दे रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो किसी भी जो इंसान की हाइट है वो उसको उसके पेरेंट्स से ही मिलती है। इसीलिए जनरली जो उनकी हाइट लंबी होती है उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, जिनकी हाइट छोटी होती है उनके बच्चे भी जनरली क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बट इट is also recommended that adolescents should eat a proper diet which is rich in vitamins, minerals and other nutrients that can help in their growth. लेकिन ये नहीं है कि भाई आपके फैमिली मेंबर लंबे हैं तो आप लंबे ही होंगे, है ना। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अच्छी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके अंदर विटामिन, मिनरल और सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं। प्यूबर्टी पे पहुंचने के बाद कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं दोनों ही मेल और फीमेल के अंदर जो हमें हेल्प करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं। इन्हीं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। इन बॉयज सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर, बॉयज के अंदर फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। भैया आप देखेंगे कि मूछें हैं, दाढ़ी है किसी की, तो आप क्या कहेंगे, वो बॉय है। ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन चेस्ट, अंडर द आर्म्स एंड प्यूबिक एरिया। जो ग्रोथ है हेयर्स की वो चेस्ट पे भी होती है, अंडर आर्म्स में भी होती है और प्यूबिक एरिया में भी होती है। सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स आर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, उनके भी अंडर आर्म्स में और प्यूबिक एरिया में क्या होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं। प्यूबिक एरिया इज योर द एरिया अराउंड योर सेक्स ऑर्गन। हाउ द चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी अकर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो कौन कौन से चेंजेस जो आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे आते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं। हमने ये तो पढ़ा था कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं और जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। देयर आर एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को, और उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और जो ये केमिकल सब्सटेंस हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हार्मोन है ये मैसेंजर की तरीके से एक्ट करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि ये सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करें एक सेल से दूसरे सेल तक। और ये क्या करते हैं, hence they evoke responses from various organs of the bodies and tissue। भाई हार्मोन्स का काम होता है जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बताना कि भाई अब आप क्या करें, अब आप अपना काम करना स्टार्ट करें। तो जितने भी हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होती है वो हार्मोन्स के मैसेज भेजने की वजह से ही होती है। हार्मोन्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। हार्मोन्स की क्या होती हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। दे सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड्स, और इनको ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये इन हार्मोन्स को किस में सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, ब्लड में रिलीज करते हैं, और ब्लड उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द टारगेट सेल। टारगेट सेल जिस सेल तक मैसेज लेके जाना है वहां तक उस मैसेज को लेके जाते हैं और उसके बिहेवियर में चेंज लाने का काम भी कौन करते हैं, आपके हार्मोन्स करते हैं। दे कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इन द बॉडी लाइक चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन ग्रोथ, ये हमारी बॉडी में चेंज लेके आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स में चेंज मदद करते हैं, प्यूबर्टी, मेनोपॉज और बॉडी में जितने भी चेंजेस हैं उन सब के लिए हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन लिमिटेड क्वांटिटीज, ऐसा नहीं है कि भाई दबा के रिलीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटीज में ही हार्मोन रिलीज होते हैं, पर समय समय पर ये आपको दिखेगा कि बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी ही मात्रा में हार्मोन रिलीज होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है हार्मोन्स के फ्लो को हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इन ग्लैंड्स को, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। डक्ट क्या होती है भाई, एक ट्यूब जैसी होती है, तो डक्टलेस जिसमें ट्यूब प्रेजेंट ना हो। क्यों? क्योंकि जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये डायरेक्टली जो हार्मोन्स हैं उसको आपके ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं, तो इनको किसी ट्यूब की जरूरत नहीं है अपने हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, क्योंकि इनके द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स को ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। मेल के अंदर टेस्टिस, हमको पता है सेक्स ऑर्गन का एक पार्ट है, वो सिक्रीट करता है मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उन सभी चेंजेस के लिए जो मेल की बॉडी में होते हैं। इसी प्रकार से फीमेल के अंदर जो ओवरीज हैं वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल बॉडी में सभी चेंजेस के लिए। सो दिस इज द एंडोक्राइन सिस्टम। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे जो अलग अलग सिक्रीशन करते हैं, अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपने देखा कहाँ प्रेजेंट है आपके, अगर मैं दिखाऊं आपको तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। दिस इज योर पिट्यूटरी, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। There are pituitary gland present in the body which control the production of hormones by endocrine glands in both males as well as in female। तो जितने भी दूसरे ग्लैंड्स हैं उनमें से कौन सा हार्मोन कितनी मात्रा में सिक्रीट होगा, इसको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो हार्मोन्स का रोल क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन अटेन होती है, जो चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करने में कैसे हार्मोन्स का रोल होता है। द पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर विच अ पर्टिकुलर हार्मोन इज मेंट इज कॉल्ड द टारगेट साइट। जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में, जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जाके हार्मोन्स को काम करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन या साइट को हम क्या कहते हैं, टारगेट साइट कहते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन को ब्लड में, और वो ब्लड उन हार्मोन्स को टारगेट साइट तक लेके जाने का काम करता है, जहां पर जाकर वो अपना काम अकॉर्डिंगली करेगा कि उसको वहां पे क्या काम करना है। वो पर्टिकुलर हार्मोन उस ऑर्गन में जाने के बाद अपना असर दिखाना शुरू करेगा। सो दिस इज द फ्लो चार्ट, ये सेम वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके बारे में बात कर रहा है। The ability of production of gametes in humans last until certain time period only। तो जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, खास तौर से अगर बात करें फीमेल्स की। दिस टाइम पीरियड वेराइज बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये टाइम पीरियड सबके अंदर अलग है, मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है। तो फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट होता है 10 to 12 ईयर की एज से और लास्ट करता है 45 to 50 ईयर्स। ठीक है जी, इतनी ही रेंज होती है जिसके दौरान उनके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। व्हेन फीमेल्स हिट प्यूबर्टी, जैसे ही फीमेल्स प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं, जो एग है और ओवा है वो मैच्योर होके रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब वो कैपेबल हो जाती हैं कि अब वो रिप्रोड्यूस कर सके। वन ऑफ द ओवरी देन रिलीजेस द मैच्योर ओवम अराउंड 28 to 30 डेज। तो दोनों में से, दो ओवरी होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों में से हर 28 से 30 दिन में सिर्फ एक ओवरी एक एग को क्या करती है, रिलीज करती है हर मंथ। द वॉल ऑफ द यूट्रस एट दिस टाइम
when the egg is released become thick to hold the egg in case if fertilization occur in the and the egg develops। तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो वॉल है उसके ऊपर क्या होने लग जाते हैं, ब्लड की लाइनिंग्स डिपॉजिट होने लग जाती हैं, ताकि अगर क्या हो भाई, अगर जो एग रिलीज हुआ है उसकी स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो और वो जाइगोट बन के आए, तो वो एम्ब्रियो यहां पर यूट्रस की वॉल में क्या हो सके, इम्बेड हो सके, प्लेस हो सके, ताकि उस एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट हो सके बेबी के अंदर। और यदि अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये एग भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ में जो ये ब्लड की लाइनिंग्स यहाँ पे डिपॉजिट हुई थी यूट्राइन वॉल के ऊपर, ये भी श्रेड ऑफ हो जाएंगी और ये ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएंगे। एंड दिस इज नॉन एज मेंसुरेशन। क्या कहलाता है, मेंसुरेशन कहलाता है। When the fertilization does not occur, the lining of the uterus sheds along with the egg and the blood vessels। इसकी वजह से क्या होता है, मेंसुरेशन होता है, ब्लीडिंग आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट मेंसुरल फ्लो होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको मेनार्क कहा जाता है, जो 10 to 12 ईयर की एज में फर्स्ट टाइम होता है फीमेल्स के अंदर। जबकि जब मेंसुरल फ्लो रुक जाता है, जब मेंसुरल फ्लो रुक जाता है उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनार्क इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंसुरल फ्लो, और जो मेंसुरल फ्लो का रुकना है उसको मेनोपॉज कहा जाता है। द होल मेंसुरल साइकिल अकर बिकॉज ऑफ फीमेल हार्मोन। और ये सभी जो मेंसुरल साइकिल होती हैं ये किसकी वजह से होती है, फीमेल हार्मोन की वजह से होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।